साल 1919 में दुनिया की 40 से ज्यादा कंट्री एक अकेले देश ईरान के अगेंस्ट हो गई थी जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा करने के बाद सऊदी अरब पर अटैक करने वाला था। यहाँ सबसे पहला सवाल तो यही था कि आखिर ये अरेबियन कंट्रियां एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई। पूरी दुनिया को देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई टेरिटोरियल या फिर ऑयल वॉर है, लेकिन इसकी कहानी कुछ और ही थी। ये एक ऐसी वॉर थी जिसे दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाया जा रहा था। जब भी गल्फ वॉर की बात आती है तो आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर आने लग जाते हैं जब कुवैत के सैकड़ों कच्चे तेल के कुएं धू-धू करके जल उठे थे। अरेबियन कंट्रियों के बारे में तो आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर गल्फ वॉर के अंदर हुआ क्या था, सद्दाम हुसैन कौन था और इराक के प्रेसिडेंट को अमेरिका ने फांसी पर क्यों चढ़ा दिया, एक्चुअली में हुआ क्या था और आज भी इस वॉर का हमारी जिंदगी पर कैसे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर हम गल्फ कंट्रियों की करंट लोकेशन की बात करें तो जब आप इंडिया के वेस्ट की ओर जाते हो तो मिडिल ईस्ट में आपको ये कंट्रियां दिख रही होंगी, ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, ये सभी गल्फ कंट्रियां हैं। ये सभी इस्लामिक देश है और यहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। एक समय में कुवैत और सऊदी अरब के इराक के साथ अच्छे रिलेशन थे, लेकिन सद्दाम हुसैन ने इन पर कब्जा करने की कोशिश की। इन सब की शुरुआत होती है 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू हुआ जिसमें मोहम्मद रजा पहलवी का तख्ता पलट कर दिया गया। इस्लामी रेवोल्यूशनरी अयतुल्ला रूहानी खोमेनी ने और खुद ईरान के लीडर बन गए। मोनार्की को खत्म करके ईरान में शरिया कानून लागू कर दिया। ईरान में चल रहे इस इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से कई पर्शियन गल्फ कंट्रीज ईरान की दुश्मन बन गई। दरअसल इस्लामी रेवोल्यूशन के बाद ईरान के लीडर रूहुल्लाह खुमैनी बाकी मुस्लिम देशों से भी इस्लामी रेवोल्यूशन के लिए फोर्स करने लगे, जिसे कई पर्शियन गल्फ कंट्रीज के लीडर्स ने एक थ्रेट की तरह देखा। पूरी दुनिया में भी मुस्लिम दो धड़ों में बटे हुए हैं, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। ईरान में शिया मुस्लिम ज्यादा आबादी में थे और वहीं सऊदी अरब, कुवैत और इराक जैसे कई देशों में सुन्नी कम्युनिटीज के लोग ज्यादा थे। इस रेवोल्यूशन के कारण इन कंट्रीज में कम आबादी वाले शिया कम्युनिटीज पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था। इराक में शिया कम्युनिटीज के कुछ बड़े लीडर्स थे जो इराक पर इस्लामी रेवोल्यूशन को शुरू करना चाहते थे। ऐसे में अगर इराक की पब्लिक रिवोल्ट कर देती तो सद्दाम हुसैन की कुर्सी खतरे में आ जाती। इसीलिए सद्दाम हुसैन ने इन शिया लीडर्स को मरवा दिया, जिस वजह से ईरान और इराक के बीच संबंध बिगड़ने लगे और एक युद्ध के हालात हो गए। सद्दाम को लगा कि उसके यहाँ भी ऐसे शिया लीडर्स रेवोल्यूशन शुरू ना कर दे, इससे कहीं देश में तख्ता पलट ना हो जाए, और इसी वजह से सद्दाम हुसैन ने 1918 में ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। सद्दाम ने सोचा कि ईरान अभी रेवोल्यूशन से निकला ही है, कमजोर है, ऐसे में कुछ ही हफ्तों में ईरान पर उनका कब्जा हो जाएगा और युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। उधर अमेरिका भी अपने लाडले शाह मोहम्मद रजा को गद्दी से हटाए जाने के चलते ईरान के खुमैनी से नाराज था। उसने भी इराक को हथियार देने का वादा कर दिया। ऐसे में सद्दाम के हौसले 7वें आसमान पे थे, लेकिन रेवोल्यूशन से पैदा हुई नई ईरान की पब्लिक ने सद्दाम के इरादों पर पानी फेर दिया। रूहुल्लाह खुमैनी की एक आवाज पर पूरा ईरान इराक के खिलाफ खड़ा हो गया। जिस युद्ध की चंद हफ्तों में खत्म होने की बात हो रही थी, वो युद्ध 8 सालों तक चला। इन 8 सालों में सद्दाम हुसैन को ईरान की इंच भर भी जमीन पर कब्जा ना मिला और देश कर्जे में डूब गया। ये वो कर्ज था जो कुवैत, सऊदी अरब और यूएई ने उसे ईरान से युद्ध लड़ने के लिए दिया था। 1989 के आते आते और वॉर के चलते सद्दाम हुसैन की हालत खराब हो चुकी थी। इराक पर इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुका था। ईरान में युद्ध में मारे गए 51,000 से भी ज्यादा इराकी सोल्जर्स की विधवाओं को पेंशन देने भर का पैसा तक खजाने में ना बचा। इसी बीच इराक ने अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले ली। इराक इजराइल के हड़पे हुए इराकी टेरिटरीज के लिए एक वार्निंग देने लगा। सद्दाम हुसैन इजराइल को यह धमकी भी दे रहा था कि अगर उसने इराक की टेरिटोरियल को फिर नहीं किया तो वो इजराइल के ऊपर केमिकल वेपन्स के साथ अटैक करेगा। इस बात से यूएसए को काफी धक्का लगा। यूएसए इराक को सपोर्ट कर रहा था। अब यूएसए ने भी अपना हाथ इराक के सर से उठा लिया। अभी इराक इन परेशानियों से गुजर ही रहा था, तभी युद्ध में हुई भारी तबाही की बढ़ती बेरोजगारी, पैसे की कमी और युद्ध की भयानक तबाही के बाद इराक के खजाने में कुछ भी बाकी नहीं रहा। इस वॉर को फंड करने के लिए इराक ने कई देशों से $60 बिलियन का डेट लिया, जिसमें $16 बिलियन तो कुवैत के और $26 बिलियन सऊदी अरब का था। ऐसे में इराक ने पड़ोसी देश सऊदी और कुवैत के साथ कई मीटिंग्स की और कर्जे की माफी मांगी। कहा कि उसका कर्ज माफ कर दिया जाए, क्योंकि ईरान से सऊदी अरब और कुवैत को भी खतरा था और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर इराक ने उन सब की मदद की है। लेकिन किसी भी देश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने पैसे के लिए इराक पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इस कर्ज के लिए उस समय इराक के तेल मिनिस्टर असमद चलाबी ने ओपेक देशों से ऑयल प्रोडक्शन कम करने की रिक्वेस्ट की थी और खुद ऑयल प्रोडक्शन को धीमा कर दिया था, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की अच्छी कीमत मिल सके और कुछ ही वक्त में इराक अपने सारे कर्जे को चुका सके। लेकिन यहाँ कुवैत ने इराक को परेशान करना शुरू कर दिया। कुवैत अपने तेल रिजर्व से ज्यादा क्रूड ऑयल्स प्रोड्यूस करने लगा, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत गिरने लगी। एक तरफ तो इराक के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ तेल की गिरती कीमतों ने इराक को और परेशान
परेशान कर दिया। ऐसे में सद्दाम हुसैन ने आओ देखा ना ताव देखा और सीधे कुवैत पर अटैक कर दिया। 2 अगस्त 1919 को रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक कर दिया, जहां कुवैत की आर्मी इराकी फोर्सेस को रोक नहीं पाती और 12 घंटे के अंदर इराक की आर्मी कुवैत की संसद पर कब्जा कर लेती है। अचानक से हुए इस अटैक को कोई दूसरा देश समझ पाता तब तक इराक फोर्सेस ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। अटैक के दौरान इराक की आर्मी ने कुवैत के बैंक से करीबन $1 बिलियन भी लूट लिए। इराक इस बात को अच्छे से जानता था कि कुवैत फोर्सेस इस वॉर का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। अचानक हुए इस हमले से कुवैत के किंग जब्बार अल अहमद वहां से भागकर सऊदी अरब में छुप गए और अपने लोगों को यहाँ तक कि अपने भाई को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। बाद में कई लोग देश छोड़कर भाग गए और जो पीछे रह गए उन्हें या तो मार दिया गया फिर जेल में बंद कर दिया गया। पूरे कुवैत पर कब्जा करने के बाद सद्दाम हुसैन ने अपने भाई अल हसन अल माजिद को कुवैत के गवर्नर की गद्दी पर बिठा दिया। इसके महज 2 दिन बाद ही इराक की आर्मी सऊदी अरब की बॉर्डर पर भी इकट्ठा होने लगी। सऊदी के किंग ने अमेरिका से सिक्योरिटी के लिए मदद मांगी। साल 1914 से अमेरिका का यूएई, सऊदी अरब और कतर सहित कुछ खाड़ी देशों के साथ एक डील हुई थी, जिसमें अमेरिका ने इन देशों को सिक्योरिटी देने और किसी भी वॉर में साथ देना था। इसके बदले ये देश बगैर किसी दिक्कत के यूएसए को ऑयल की सप्लाई किया करते थे। अमेरिका को लगा कि अगर इराक ने कुवैत के बाद सऊदी अरब पर भी कब्जा कर लिया तो तेल के सबसे बड़े हिस्से पर उसका कब्जा हो जाएगा और अमेरिका का इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में इराक से सऊदी अरब को बचाने के लिए अमेरिका ने अगस्त 1919 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 660 पास किया। इसके हिसाब से सद्दाम हुसैन को अटैक्स बंद करने थे, पर सद्दाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कुवैत में दुनिया के 10% से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स मौजूद थे जिस पर वो कंट्रोल करना चाहता था और उसका अगला टारगेट बहुत जल्दी अरब होने वाला था। अगर इराक सऊदी अरब पर हमला करके उसे कैप्चर कर लेता तो सद्दाम हुसैन वर्ल्ड के 1/5 से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स का मालिक होता और इस बात को यूएसए और यूके पहले से ही समझ चुके थे, जिसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू हुआ। यूनाइटेड नेशन की एक टीम कुवैत पर अटैक के 4 दिन बाद सऊदी के किंग से मिलती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि अगर इराक ने उन पर हमला किया तो अरब आर्मी उसे हरा नहीं पाएगी। वैसे इस इन्वेशन से सऊदी अरब खुद बेहद परेशान था क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कई अरब ऑयल रिजर्व्स को भी अपने कब्जे में रखा था। अमेरिका इस वॉर में डायरेक्ट नहीं उतरा बल्कि 40 से भी ज्यादा देशों को एक साथ लेकर एक कोलिशन फोर्स बनाकर और एक अकेले देश इराक के अगेंस्ट उतर गया। सऊदी के किंग अपने देश को बचाने के लिए किंग फाहद ने इस अलायंस को अपने एयर स्पेस में ऑपरेशन करने की परमिशन दे दी। कुवैत के रिजर्व्स पर अमेरिका की नजर बहुत पहले से थी और जब यूके के प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट को ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट की तो वो अपने बेनिफिट देखते हुए इराक के खिलाफ आ जाते हैं। इसके बाद सबसे पहले यूएनएससी ने इराक पर रेजोल्यूशन 661 के अंदर इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा दिए और रेजोल्यूशन 665 के तहत नवल ब्लॉकिंग शुरू कर दी। फिर सऊदी अरब को बचाने के लिए एक इवोल्यूशन फोर्स बनाई जिसमें इजिप्ट और सीरिया जैसे 39 देशों की आर्मी मौजूद थी। अभी भी सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब पर हमला नहीं किया था, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो चुके थे और इन सब के बाद कोलिशन फोर्स का अटैक होना भी तय था। 29 नवंबर 1919 को यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 670 पास कर दिया। इसके हिसाब से सद्दाम हुसैन को 6 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 15 जनवरी तक इस इन्वेंशन को बंद करना होगा। इस वार्निंग का सद्दाम हुसैन पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसे ऐसा लग रहा था कि इराक की आर्मी के आगे कोलिशन फोर्सेस टिक नहीं पाएंगी। सद्दाम हुसैन को मिली डेडलाइन के खत्म होने के 1 हफ्ते पहले ही सऊदी अरब में 7 लाख से भी ज्यादा कोलिशन फोर्सेस के सोल्जर जमा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर से बेस्ट पायलट, जेट्स, फाइटर एंड एयरक्राफ्ट थे। इस वक्त सऊदी में मौजूद कोलिशन फोर्सेस पूरी तरह से इराक के किसी भी अटैक से लड़ने के लिए तैयार थी और कोलिशन फोर्सेस के इराक पर अटैक करने से पहले सभी देश इराक को एक मौका देना चाहते थे। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जेम्स ब्रेकर इराक फॉरेन मिनिस्टर तारिक अजीज से बात करते हैं। इस 8 घंटे की कन्वर्सेशन में अमेरिका इराक को कुवैत से पीछे हटने को कहता है, जिसे इराक ने मानने से इनकार कर देता है। आखिर में भी इस समझौते का कोई नतीजा नहीं निकलता है और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है। 15 जनवरी 1919 को यूएनएससी से मिली डेडलाइन खत्म हो जाती है, जिसके 2 दिन बाद 17 जनवरी को कोलिशन फोर्सेस के एयरक्राफ्ट इराक और कुवैत की टेरिटरियों में एंटर करते ही बम गिराना शुरू कर देते हैं। इतनी भारी बमबारी का सामना करना इराक की फोर्सेस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोलिशन फोर्सेस इराक के कैपिटल बगदाद को सबसे पहले निशाना बनाती है और ये लगातार अटैक्स किए जाते हैं। इसके बाद इराक के रडार, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और मिलिट्री स्टेशनों और पावर स्टेशंस को भी तबाह कर दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे कोलिशन फोर्सेस का एम था कि सद्दाम हुसैन की मिलिट्री को पैरालाइज कर दिया जाए, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे सद्दाम हुसैन और इसकी आर्मी को हराया जा सकता था। सद्दाम हुसैन को पहले ही इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए उसने मिसाइलों को इजराइल पर लॉन्च कर दिया। दरअसल इजराइल और अमेरिका के काफी अच्छे रिलेशन थे और लगभग पूरी गल्फ कंट्रियां इजराइल की दुश्मन रही हैं। ऐसे में अगर इजराइल को सद्दाम हुसैन पर
वापस अटैक करता तो बाकी सारे गल्फ कंट्रीज इजराइल के खिलाफ सद्दाम की साइड में आ जाते और 39 देश की आर्मी अलायंस टूट जाती। ऐसे में अमेरिका ने आगे बढ़ के इजराइल को रिटेलिएट करने से रोका। पूरी दुनिया को ऐसा लगता कि शायद इजराइल अमेरिका की बात नहीं सुनेगा और रिटेलिएट करेगा, बट ऐसा नहीं होता है और वह अमेरिका की बात मान लेता है। इसके बाद कोलिशन फोर्सेज ने इराक के कई ट्रूप्स को मार गिराया। यहाँ पर कोलिशन फोर्सेज को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में लड़ना इनमें से कई के लिए काफी मुश्किल था, पर एयर फोर्सेज और कोलिशन फोर्सेज की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण इराक की आर्मी को हार का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ कोलिशन फोर्सेज द्वारा अभी भी बगदाद पर लगातार अटैक किए जा रहे थे, जिसके कारण सद्दाम हुसैन ने कुवैत के करीबन 600 ऑयल वेल्स में आग लगाकर उन्हें बम से उड़ा दिया। सद्दाम हुसैन के इस फैसले से दुनिया के एक हिस्से को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। पूरे कुवैत आग में लिपटा हुआ था, जिसके कारण एयर फोर्सेज का हवाई अटैक करना नामुमकिन था। और फिर 24 फरवरी को कोलिशन फोर्सेज जमीन पर उतरती हैं और इराक की फोर्सेज को कुवैत से बाहर कर देती हैं। यहाँ पर कोलिशन फोर्सेज के दो एम्स थे, पहले कुवैत को इराक से आजाद कराना, दूसरा इराक द्वारा छुपाकर इजराइल पर अटैक करने वाले फोर्सेज को खत्म करना, जिसे 3 दिन में कोलिशन फोर्सेज ने कर दिखाया था। 27 फरवरी को 1991 को सद्दाम हुसैन अपनी आर्मी को इराक में वापस बुला लेता है और इधर जॉर्ज बुश अनाउंस करते हैं कि कुवैत आजाद हो गया है। इस वॉर के बाद इराक की इकोनॉमी बहुत नीचे आ गई। आज भी यहाँ के लोग सद्दाम हुसैन के कई गलत फैसलों के नतीजे भुगत रहे हैं। इस टाइम यूएनएससी अगर चाहती तो सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर सकती थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण सद्दाम इराक पर कुछ और सालों तक राज करता रहा। इस युद्ध का असर पूरे गल्फ कंट्रीज में तो हुआ, लेकिन साथ ही इसका असर इंडिया पर भी हुआ। कुवैत में हजारों इंडियन वर्कर्स रहते थे। इस इन्वेजन के वक्त कुवैत में करीबन 1,70,000 इंडियन फंसे हुए थे, जिसके लिए तब इंडिया ने ऑपरेशन एयरलिफ्ट लॉन्च किया था। इस वॉर में कुछ साल पहले अक्षय कुमार की एक मूवी एयरलिफ्ट आई थी, जिसे देखकर आप समझ पाओगे कि ऑपरेशन कितना मुश्किल था। जब भी गल्फ वॉर की बात होती है तब भी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर आने लगता है, जब कुवैत में सैकड़ों कच्चे तेल के कुएं धू धू करके जल उठे थे। इसमें ना ही फॉसिल फ्यूल की बर्बादी हुई, बल्कि पूरे विश्व में एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ा। लाखों जाने गई, करोड़ों के रिसोर्स की बर्बादी हुई, बदले में मिला क्या? कुछ भी नहीं। इस युद्ध के खत्म होने के साथ इराक की स्थिति और बदतर हो गई। गल्फ वॉर के खत्म होते ही इराक टूटने की हालत में पहुंच गया था। सद्दाम हुसैन ने कई सारे अधिकार छीने गए, वहां पर अवेलेबल सारे मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया गया। इराक ने वॉर में करीबन 25,000 से लेकर 50,000 ट्यूब्स को खोए। ऑन रिकॉर्ड अपने 1 लाख से भी ज्यादा नागरिकों को भी खोया। ये तो वो डाटा है जो रिकॉर्डेड है, लेकिन इसमें और भी जाने कितनी जाने गई थी। इस लड़ाई के दौरान जब सद्दाम हुसैन इजराइल पर अपने स्कर्ट मिसाइल्स के हमला किया तो इन दो देशों के कुछ सिविलियन और ट्रूप्स भी मारे गए। कोलिशन फोर्सेस के करीब 300 ट्रूप्स मारे गए। इस वॉर से हुए इन्वायरमेंट इंपैक्ट की बात करें तो करीब वहीं 8 लाख टन गल्फ कंट्रियों के मैदानों पर फैल गया। इसके अलावा 6 से 8 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल ने पूरे मरीन एनवायरनमेंट को डैमेज किया। कुवैत में जल रहे ऑयल वेल्स से हजारों किलोमीटर तक के एरिया के टेम्परेचर अचानक से बढ़ गए, जिसका एक्चुअली इंपैक्ट कुछ समय बाद इराक में हुआ, जहां मार्च 1991 में ब्लैक एसिड रेन हुई, जिसकी वजह से इस देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा। कुवैत के 800 से ज्यादा ऑयल वेल्स महीनों तक जलते रहे, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, रेडियो हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस काफी भारी मात्रा में प्रोड्यूस हुई। इस वजह से सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि आसपास के कई कंट्रीज में लोगों के हेल्थ पर बेहद खराब असर पड़ा। इराक की साइड से वॉर में किए गए केमिकल वेपन्स की वजह से लोगों में भूलने की बीमारी बढ़ गई और डिप्रेशन जैसी बीमारियां और तेज होने लगी। ये वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी अमेरिका को डर था सद्दाम हुसैन को लेकर। लेकिन अब सद्दाम हुसैन को पकड़ने या अरेस्ट करने का अमेरिका के पास कोई खास रीजन नहीं था। जब 9/11 अटैक हुआ तो अमेरिका अपने 9/11 अटैक के बदले के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई चेंज किए और खुफिया एजेंसी और आर्मी के पास जरूरत से ज्यादा पावर दे दी। ईरान का 9/11 अटैक के पीछे कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन जब अमेरिका इन सब में फेल हो रहा था तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मार्च 2003 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W.S. बुश ने इराक पर अटैक कर दिया था। अमेरिका ने कहा कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी भयानक बर्बादी पैदा करने वाले हथियार। इसी को एक रीजन बनाकर अमेरिका ने अपनी आर्मी को ईरान के अंदर उतार दिया और सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर फांसी पर लटका दिया। फिर कहा कि WMD वाली खबर झूठी निकली, हमें इराक में ऐसा कोई भी हथियार नहीं मिला। लेकिन इन लोगों ने सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी पर चढ़ा दिया।